अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुछ लोगों का काम है जी लेट लतीफ होना, नो मैटर व्हाट यू गिव टू देम, कितनी आप उनको सहूलतें दे दें, लेकिन बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए टाइम पे आना। और मुझे हैरत होती है कि अक्सर मेरे मॉर्निंग शो के कुछ गेस्ट भी मुझसे कहते हैं सिद्रा आप सुबह सुबह कैसे उठती हैं? भाई मॉर्निंग शो है तो सुबह सुबह ही होगा ना। और ये मेरे ख्याल में तमाम लोग जो इस तरह के प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं उनके लिए वक्त की पाबंदी बहुत अहम है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। अच्छा, दो चीजों में हम बड़ी पाबंदी करते हैं। नंबर 1, हम 8:15 बजे निकलते हैं ये सोचकर कि हम 8 बजे कहीं पे पहुंच जाएंगे। दूसरा, अगर आप वेकेशन पे हो और आप जिस भी होटल में रह रहे हैं, अगर आपने वहां पे बेड एंड ब्रेकफास्ट लिया हुआ है तो जो ब्रेकफास्ट खत्म होने का टाइम होता है ना, उस पर बड़ी पाबंदी होती है। अगर आपको पता है कि ये टाइम 9:30 बजे या 10 बजे खत्म हो जाना है, उस वक्त आप बोल्ट की तरह बाहर उठते हैं एंड यू मेक श्योर दैट यू डोंट मिस योर ब्रेकफास्ट। लेकिन यही जो हमारा अंदाज है ना, वो हर चीज के हवाले से होना चाहिए। जरा सियासी मंजरनामे पे नजर डालते हैं। इस वक्त इमरान खान साहब का एक बयान सामने आया है और यकीनन ये पूरे मुल्क के लिए तशवीशनाक है। आपने देखा कि कुछ हैकर्स की गिरफ्तारियां अमल में आती हैं और इसके अलावा जो ऑडियो लीक्स का मामला है उसके ऊपर साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब अपने तहफ्फुज़ात का इजहार करते हैं। सबसे पहले आपकी एक ट्वीट हम नाज़रीन को दिखाते हैं और फिर इस पर बात भी करते हैं। बड़ी डिटेल में डिस्कशन नहीं, एक सेकंड सर। वजीर आजम हाउस की ऑडियो लीक्स कैसे हुई? कल मुझे मरियम साहब ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैट रहा है। किसने और कैसे ऑडियो लीक्स कर दी? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अहम सवालात उठा दिए। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने ऑडियो लीक्स को कौमी सलामती की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। ट्वीट किया, वजीर आजम ऑफिस और वजीर आजम हाउस की पूरी सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। बहैसियत वजीर आजम मेरी रिहाइशगाह की महफूज लाइन को भी बंद किया गया। हम लीक्स की सदाकत को साबित करने के लिए अदालत जाने का इरादा रखते हैं। इमरान खान ने मुतालबा किया कि ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दी जानी चाहिए ताकि तहकीकात की जा सके कि कौन मुलव्विस है। ये इंतहाई तशवीशनाक है। सिक्योरिटी के मामलात गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्ड किए गए। पाकिस्तान की कौमी सलामती की राजदारी को आलमी सतह पर बेनकाब किया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि इस पर भी JIT तश्कील दी जाए कि ऑडियोज कौन लीक कर रहा है। कौमी सलामती की राजदारी को दुनिया के सामने अया कर दिया गया। जी जनाब अली, आपके सामने है ऑडियो लीक्स का मामला और खास तौर पे बिग ऑफिसर्स की जो सर्विलेंस का मामला है, ये पूरी दुनिया में तशवीश का बायस है। खास तौर पे वो चीजें जो स्टेट सीक्रेट्स होती हैं, बंद कमरों के जो मुज़ाकरात है। आपने देखा कि अब काफी हद तक सिक्योरिटी टाइटन अप कर दी गई है। ये कहा गया है कि किसी भी ऐसी अहम मीटिंग में किसी भी रुकन को ये इजाजत नहीं होगी कि वो अपना सेलफोन लेके एंटर हो। लेकिन दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं कि कल एक खुसूसी इंटरव्यू में सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने गुफ्तगू करते हुए जो बातें की, वो भी ऐसा लगता है कि PTI के अपने मौक़िफ़ से, उनके अपने बयानिए से मुतरादिफ है। खास तौर पर उन्होंने बात की बैरूनी साजिश के मामले पर और ये भी इंकशाफ किया कि यकीनन इमरान खान साहब काफी अफसरदा हुए थे, काफी तशवीश उनके लिए हुई थी जब उनकी हुकूमत को हटाया गया था। सो लेट्स टेक अ लुक कि उन्होंने अहम बातें क्या की अपने कल के इंटरव्यू में एंड वी आर गोइंग टू टेक दिस डिस्कशन फॉरवर्ड। नहीं लगा रहा, ये खत है, ये सबूत है। मैं ये कभी इन चोरों को तस्लीम नहीं करूंगा। जब तक मेरे में खून है मैं इनका मुकाबला करूंगा। आई एम नॉट कन्विंस ऑन द फैक्ट कि साजिश हुई। भुट्टो साहब एक कागज वेव करते रहे जब उनको हटाया गया, याद है आपको? जी। जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। साइफर मामले पर PTI की साजिश का बयानिया खुद सदर ने ही कमजोर कर दिया। वो तो इस पर कायल ही नहीं। आई एम नॉट कन्विंस ऑन द फैक्ट कि साजिश हुई, मगर मेरे शुभात हैं अच्छा कि तहकीक हो। और मैंने ये भी कहा कि स्मोकिंग गन नहीं मिलेगी आपको, इन चीजों में नहीं मिलती। लियाकत अली खान का मर्डर हुआ, शहादत हुई उनकी। भुट्टो साहब एक कागज वेव करते रहे जब उनको हटाया गया, याद है आपको? जी। अगर कायल नहीं थे तो चीफ जस्टिस को खत क्यों लिखा? सदर ने इसका भी जवाब दिया।
अच्छा जी, रिपोर्ट उन्होंने आधी अपनी मर्जी से गिरा दी। हम चाह रहे थे कि ये पूरी रिपोर्ट आप देख सकें, लेकिन इस वक्त पीटीआई रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब। फयाज साहब, ये तो ऐसा लगता है कि पीटीआई के बयानिए से काफी मुतरादिफ बयान है सदर मुमलिकत का। वो खुद साजिश के मामले पे कन्विंस्ड नहीं है। आपका क्या रद्द अमल है? बिस्मिल्लाह, मैं समझता हूँ कि दिक्कत का दिमाग है, वो समझ नहीं आ रही क्या कहना। मैंने बहुत बड़ी बात थी और शायद ये भी हो और बहुत सी सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हो। सदर मुमलिकत को जो है ना अब समझ नहीं आ रही है ना, तो जो आज से 6 महीने पहले समझ आ रही थी। और ना ही सदर मुमलिकत जो है ना कोई अकले कुल है और ना ही कोई हमारी पार्टी का जो है ना वो कोई वो रहनुमा है कि जिनकी पॉलिसीज के ऊपर जो है वो पार्टी ने चलना है। पार्टी के रहनुमा इमरान खान साहब है और पार्टी की लीडरशिप है। और मैं ये समझता हूँ कि सदर मुमलिकत को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जब सारी चीजें अंदरों को भी नजर आ रही है। हम भी इस पाकिस्तान के अंदर सियासत कर रहे हैं, हमारी नजरों के सामने है किस तरीके से जनाब अमेरिकन एम्बेसडर और अमेरिकन कौंसल जनरल लाहौर के अंदर मार्च के महीने में और फरवरी के महीने में बड़े एक्टिवली तमाम के तमाम एमएनएस और एमपीएस से मुलाकातें कर रहे थे। सारी चीजें हमने अपनी आंखों से देखी हैं। एनईडी या नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी का डॉक्यूमेंट मैंने जनाब को रिवील किया था अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए से मार्च के जनाब मिड में कि किस अंदाज से जो है ना एक ऑफ शूट है अमेरिकन CIA की, जिसने जो है वो इतराफ किया कि उसने 2021 के आखिरी 4-6 महीनों के अंदर कितने लाख जो है डॉलर्स वो उसने नाम लिखे, शायद खान अब्बासी, बिलावल जरदारी, अता तारड़ और पता नहीं किन किन के नाम लिखे कि इनसे हमने मुलाकातें की और अपनी मर्जी के जनाब अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट और अमेरिकन इंतजामिया की मर्जी के मुताबिक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को ढालने के लिए जनाब हमने ये सारी दरगोदों की। तो मैं ये समझता हूँ कि सदर मुमलिकत ने ये अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी के मजदाक जो ना बड़ी हिपोक्रीट बात की है। लेकिन फयाज साहब, आप क्या समझते हैं इस पे पार्टी का क्या रद्द अमल आया? कल उनका ये बयान नशर हुआ और हमने देखा कि तमाम ही न्यूज चैनल्स मीडिया ने इसको पिक किया। बहरहाल आप कह रहे हैं कि वो सीनियर पोजीशन में या पॉलिसी इन्फ्लुएंसिंग पोजीशन में नहीं है पीटीआई में, बट ही सीन एज अ पीटीआई पर्सन, लाइक काफी अरसे वो पीटीआई के साथ रहे हैं और अब यकीनन उनका जो रोल है इट्स अ न्यूट्रल विफाकी रोल है उनका। लेकिन इस बयानिए के बाद पीटीआई का क्या रद्द अमल है? विद इन द पार्टी क्या बात हो रही है? याद रखिएगा सिदरा, इंसान अपने कोल के जरिए से जो है वो अपनी पर्सनैलिटी को जो है वो क्लियर करता है। आप एक बात कह रहे हैं, उससे बिल्कुल उल्ट बात आप 6 महीने या 6 साल पहले कह रहे होंगे, तो वो फिर आजकल आपको पता है बड़ा विजिलेंट दौर है सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। इंसान एक्सपोज हो जाता है। इंसान को चाहिए कि अपनी पर्सनैलिटी ऐसी रखे कि जो व्यूज उसके हैं वो व्यूज के ऊपर तकरीबन कायम रहे। लेकिन फयाज साहब, वी आर बाउंड टू थिंक कि क्योंकि सदर मुमलिकत का ऑफिस इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑफिसेज ऑफ द कंट्री, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके पास कुछ ऐसी मालूमात है जिसके बाद उन्होंने अपनी राय को तब्दील किया हो, यानी सियाको सबाक की रोशनी में देखते हुए उनका कॉन्टेक्स्ट बदला होगा ना? मेरी नजर में सदर मुमलिकत ने गलत मौके पे गलत बयान दिया है। उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। ओके। और आप अब इमरान खान साहब का इस पे क्या रद्द अमल है? और मैं आपको एक चीज बताऊं शिकरा, मैं बड़ा बोल्ड और ब्लंट आदमी हूँ। मेरी अपनी एक सोच, अपनी एक मेंटालिटी होती है अपने नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर। मैं बड़ा ब्लंट, मुझे पार्टी ने नहीं कहा कि मैं ये बातें करूं, लेकिन मुझे दुख हुआ है पार्टी का एक वर्कर होने की हैसियत से आरिफ अलवी साहब की ये सारी गुफ्तगू सुन के। सारी रात जनाब फिल्म देखते रहे, सुबह उठ के पूछो जी कि लैला कुड़ी सी के मुंडा है ना, आपने जनाब चीफ जस्टिस को भेज दिया कि इन्वेस्टिगेशन करो। आपने जनाब काबीना मीटिंग करके उसको साजिश के बजाय मुदाखलत करार दे रही है। दूसरी वाली काबीना आ रही है जनाब, वो भी उसको जनाब मुदाखलत के करीब का जनाब दर्जा दे रही है। और आप जनाब उस 6 महीने बाद आपको ख्वाब आता है कि जनाब नहीं जी मुझे कोई महसूस नहीं हुआ, ऐसा वैसा कोई सिलसिला, तो ये आप अपनी पर्सनैलिटी को डैमेज कर रहे हैं। सर, साइफर का मामला कहाँ तक पहुंचा? ये सारी चीजें उस साइफर पे बेस थी। ऐसा तो नहीं कि उसके गुम जाने के बाद या उसके लापता हो जाने के बाद ख्यालात में तब्दीली आई है? इतना वो लापता हुआ ही नहीं है, वो असल उसकी जगह वजारत खारजा होती है जी, खारजा होती है, वहां पे महफूज पड़ा हुआ है। ठीक है ना? आपको पता है कि किस तरीके से देखो साइफर क्या होता है।
साइफर होता है कि हर मुल्क की जो एम्बेसी होती है, उस एम्बेसी का जो एम्बेसडर है अच्छा फयाज साहब, मुझे ये बताइए कि फिर मामलात किस तरफ को जा रहे हैं? कल देखिए दो तरह की खबरें चल रही थी। एक तो नंबर 1 सदर मुमलिकत का बयान जिसमें उन्होंने कहा कि वो मदाखलत पे या साजिश पे कन्विंस नहीं है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि बहुत सारे जैसे रहनुमा हैं इत्तेहादी जमातों के, उन्होंने इस बात को कहा कि जी आप सारे के सारे इकट्ठा हुए थे सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को हुकूमत से हटाने के लिए, अभी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव और इंतजामी उमूर के ऊपर कोई नजरसानी नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। तो दोनों तरफ ऐसा लग रहा है कि इट्स एज अनसर्टन एज इट गेट्स। ये तो हमारा मुल्क और इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है कि आपके पार्टी के जो लोग हैं उनको भी उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि उनकी राय अब तब्दील होती चली जा रही है, ये रीशफलिंग होने वाली है। किस तरफ जा रहे हैं मामलात? हमारा मुल्क अमेरिका के हाथ में बेच दिया गया है। पहले अमेरिका जो है वो बाहर बैठ के चलाया करता था और जनाब अपनी मर्जी के फैसले लेता था। मैं ये नहीं कहता, मैं 43 साल से सियासी कारकुन हूँ, मैंने सारे उतार चढ़ाव देखे हुए सियासत के पाकिस्तान की, और टिप्स पे पाकिस्तान की सारी सियासत हमेशा जो है 74 साल हम जनाब एक अमेरिकन कॉलोनी के तौर पे यहाँ पे जनाब हमारे मुल्क को चलाया गया, लेकिन अब तो इसको बिल्कुल बेच दिया है इन 13 गीदड़ों की जमात ने और इन 3 स्टूजेस ने, ये मौलवी फजल रहमान और ये आले शरीफ और आले जरदारी, इन्होंने अमेरिका के हाथ बेच दिया है। 11% इन्फ्लेशन को 44% इन्फ्लेशन पे लाके आवाम की जिंदगी अजीरन हो गई। पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया है। पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, बस डिक्लेयर होने के जरा बस उसके इंतजार है। तो ऐसा भी एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि एक बहुत लंबी तवील जंग पाकिस्तान ने लड़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुल्क में अमन और अमान के कयाम में काफी हद तक कामयाब भी हुए थे। एक दफा फिर हमें नजर आ रहा है कि इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, रेडिकलाइजेशन मुल्क के इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पे सर उठा रही है। इस हवाले से क्या कहेंगे? कोई बयान नहीं आ रहा, कोई बात नहीं हो रही है, हालांकि हमारे सामने है सवात की सूरत हाल। आलमी स्टैब्लिशमेंट प्री प्लान पाकिस्तान के अंदर दोबारा तालिबानाइजेशन, पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीमिज्म, पाकिस्तान के KPK और जनाब सरहदी इलाकों के ऊपर फिर वही दहशतगर्दी, फिर वही एक्सट्रीमिज्म, वही फैनेटिकिज्म, ये सारी चीजें लेकर आ रही है। उसको लाने के लिए ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये सहूलत लंबा एजेंडा लेकर आए थे ना, ये इम्पोर्टेड, उसमें अपने केसेस माफ करवाना, अपनी करप्शन के केसेस माफ करवाना, अपनी चमड़ी बचाना, अपनी दमड़ी बचाना, अपनी सियासत बचाना, सारा कुछ शामिल था। उसमें उनके भी जनाब सारे मुतालबात थे कि उन्होंने क्या क्या करना है। जो आलमी स्टैब्लिशमेंट की जो मर्जी माननी थी उसमें एक ये भी था कि पाकिस्तान को दोबारा डिस्टेबलाइज करना है। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान को जना 20 साल लगा के स्टेबलाइज किया गया। इट सीम्स लाइक अ डेजा वू सिचुएशन ऑल ओवर अगेन, और इस वक्त भी अगर हमने होश के नाखून नहीं लिए तो हम एक ऐसे यू टर्न की तरफ जा रहे हैं जिससे दोबारा निकलना मुश्किल हो जाएगा। फयाजुल हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारी कुर्बानियां दी गई हैं, दर्जनों लोगों ने अपनी शहादतें पेश की हैं इस मुल्क में अमन और अमान के कयाम के लिए। आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी टेक नोटिस ऑफ दैट। एक और खबर में आपको बताते चलें कि 10 साल के बाद मलाला यूसुफजई पाकिस्तान का दौरा करेंगी। 10 साल कबल आपको याद होगा कि तालिबान इंतहा पसंदों ने उन पर हमला किया था और एक उनकी भी जद्दोजहद रही है, लेकिन इस वक्त बहुत आलमी तनकीद उन पर आई कि एक तरफ बात की जा रही है पाकिस्तान के लिए बेहतरी की, फंड रेजिंग की, जो सैलाब की वजह से तबाहकारियां आई हैं, लेकिन उन्होंने खुद पाकिस्तान का रुख या दौरा नहीं किया। तो ये भी बताया जा रहा है कि 11 तारीख से वो 3 रोजा दौरे पे पाकिस्तान तशरीफ लाई हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।